प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू होता है। कभी-कभी सही जवाब जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि कौन सा जवाब बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं और ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। और आज हम इसी एलिमिनेशन मेथड को CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के संदर्भ में समझने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो उन खास शब्दों की एक सूची है जिन्हें CTET की दुनिया में ट्रैप वर्ड्स या भ्रामक शब्द कहा जाता है। हाँ, ये शब्द असल में जाल की तरह काम करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन शब्दों की चीर-फाड़ करना, ये समझना कि आखिर ये उम्मीदवारों को फंसाते कैसे हैं ताकि सही जवाब तक पहुंचना आसान हो जाए। तो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये ट्रैप वर्ड्स हैं क्या। असल में ये ऐसे भ्रामक कीवर्ड हैं जिन्हें जानबूझकर विकल्पों में डाला जाता है। मतलब वो पहली नजर में सही लग सकते हैं। सही लगते हैं पर होते नहीं हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है परीक्षार्थियों के साथ। अच्छा। इन शब्दों की प्रकृति ऐसी है, ये सुनने में बहुत अकादमिक, सख्त या पारंपरिक शिक्षा प्रणाली वाले लगेंगे, लेकिन असल में ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी के जो मूल सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन करते हैं। तो मूल मंत्र बहुत सरल है। बहुत सरल। इस ट्रैप वर्ड को पहचानिए और उस विकल्प को तुरंत खारिज कर दीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारी सूची में जो पहला समूह है उसमें शब्द हैं हमेशा और कभी नहीं। ये शब्द तो बहुत निर्णायक और मजबूत लगते हैं, इनमें दिक्कत क्या है? और यही तो उनका जाल है। दिलचस्प बात यह है कि शिक्षा और बाल विकास कभी भी निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता है। अच्छा। हर बच्चे की सीखने की क्षमता, उसकी गति, उसकी रुचि और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सब अलग अलग होती है। सीटेट का पूरा दर्शन इसी विविधता पर आधारित है। मतलब कोई भी एक नियम या एक तरीका हर बच्चे पर हमेशा लागू नहीं हो सकता। ये तो काफी हद तक कॉमन सेंस की बात लगती है, फिर भी लोग इसमें फंस जाते हैं क्योंकि ये शब्द एक तरह की निश्चितता का एहसास देते हैं, पर बाल मनोविज्ञान में ऐसी निश्चितता के लिए कोई जगह है ही नहीं। कोई भी ऐसा नियम जो हमेशा या कभी नहीं की बात करे, वो असल में बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकार रहा है। तो जहां भी ये एक्सट्रीम शब्द दिखे सावधान हो जाना है। बिल्कुल समझ गए। और इसी तरह के कुछ और भी शब्द हैं हमारी लिस्ट में। केवल, अनिवार्य और निश्चित जैसे एक विकल्प हो सकता है बुद्धि निश्चित है। अब ये तो एक तथ्य जैसा लगता है। हाँ, और ये एक बहुत पुरानी और अब खारिज हो चुकी धारणा है। यही तो भ्रम है कि किसी का IQ इतना है और वो फिक्स्ड है। जी, ये शब्द लचीलेपन और विकास की संभावना को पूरी तरह से नकार देते हैं। CTET जिस प्रगतिशील शिक्षा के दर्शन पर आधारित है, वो ये मानता है कि सही माहौल और मौके मिलने पर बुद्धि बढ़ सकती है और सीखना एक लचीली प्रक्रिया है। हाँ, सीखना एक बहुत ही लचीली और गतिशील प्रक्रिया है। तो अनिवार्य या केवल जैसे शब्द इस लचीलेपन को खत्म कर देते हैं और विकल्प को कठोर बना देते हैं, और इसलिए गलत। तो इसका मतलब है कि शिक्षा में सख्ती और कठोर नियमों की गुंजाइश कम है। इसी सख्ती की बात से मुझे क्लासरूम का माहौल याद आता है, जहां अनुशासन के नाम पर सजा, डर और सख्त अनुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अनुशासन तो जरूरी है, तो फिर ये शब्द जाल क्यों है? ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है। हमें अनुशासन और डर के बीच का फर्क समझना होगा। CTET का दर्शन बहुत स्पष्ट है। डर से कक्षा में कुछ देर के लिए बाहरी शांति तो हो सकती है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ बिल्कुल, लेकिन सीखना नहीं हो सकता। सीखना एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल में होता है, जहां बच्चे सवाल पूछने में, गलतियां करने में सहज महसूस करें। सजा और डर उनकी जिज्ञासा को रोकते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है, अगर एक कक्षा में 40 बच्चे हैं और कुछ बच्चे बहुत शरारती हैं, तो क्या बिना थोड़े डर या सख्ती के कक्षा को चलाना संभव है? एक शिक्षक क्या करे उस स्थिति में? ये एक वाजिब चिंता है। यहाँ शिक्षक का रोल एक कंट्रोलर का नहीं है, बल्कि एक मैनेजर और सूत्रधार का है। डर पैदा करने के बजाय शिक्षक को बच्चों के साथ मिलकर कक्षा के नियम बनाने चाहिए। उन्हें गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए। बिल्कुल, रोचक गतिविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए। डर एक शॉर्टकट है जिसका असर भी शॉर्ट टर्म होता है। सीखना एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए भरोसे और सम्मान का माहौल चाहिए। तो कोई भी विकल्प जो सजा को बढ़ावा दे वो हमेशा गलत होगा। हमेशा। यानी प्रोत्साहन और सहयोग सजा और डर से बेहतर है। इसी से जुड़ी एक और चीज है जो दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रही है, रटना।
कंठस्थ करना और अभ्यास। मुझे याद है स्कूल में हमें पहाड़ों को रटाया जाता था, हाँ, ये तो हम सब के साथ हुआ है। बिना ये समझे कि उनका मतलब क्या है। आज भी 19 का पहाड़ा याद है, पर उसका इस्तेमाल शायद ही कभी किया हो। बिल्कुल सही उदाहरण है। देखिए, ड्रिल और प्रैक्टिस का अपना महत्व हो सकता है, लेकिन अगर ये बिना समझे किया जा रहा है तो आज के संदर्भ में ये एक जाल है। मतलब अर्थहीन सीखना। हाँ, बिना समझे किसी चीज को बार बार याद कर लेना अर्थहीन सीखना है। CTET समझ, अनुप्रयोग और ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ने को प्राथमिकता देता है। अगर कोई विकल्प सिर्फ जानकारी को रट लेने पर जोर दे रहा है तो वो आधुनिक शिक्षा शास्त्र के खिलाफ है। सीखना जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ज्ञान का निर्माण करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो सुनने में तो बहुत निष्पक्ष और सही लगते हैं, पर होते नहीं हैं। जैसे 5वां ट्रैप वर्ड है, सभी के लिए एक समान या एक रूप विधि। यहां मैं थोड़ा उलझन में हूं। सबके लिए एक समान नियम, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यह निष्पक्षता की निशानी है। तो फिर शिक्षा में ये एक जाल कैसे बन गया? और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सभी के लिए एक ही शिक्षण पद्धति सुनने में बहुत उचित और निष्पक्ष लगता है, लेकिन यह समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूजन के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। ये कैसे? थोड़ा और समझाइए। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम कक्षा में मौजूद विविधता को नजरअंदाज कर दें। इसका असली मतलब है कि हम उस विविधता को पहचानें और उसके अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति को ढालें। अच्छा। कोई बच्चा सुनकर बेहतर सीखता है, दूसरा देखकर, तीसरा कुछ करके। सबको एक ही तरीके से पढ़ाना, ये तो उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना हुआ है ना। हाँ, ये तो सही बात है। इसलिए एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी और समानता, इक्वालिटी एक ही चीज नहीं है। CTET विविधता का सम्मान करने वाली लचीली पद्धतियों का समर्थन करता है। अच्छा, तो मतलब शिक्षक का काम सबको एक ही डंडे से हाँकना नहीं, बल्कि हर बच्चे की जरूरत को समझना है। ये तो शिक्षक केंद्रित सोच के बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। जहाँ टीचर ही सब कुछ होता है। और ये हमारा अगला ट्रैप वर्ड भी है। जैसे शिक्षक समझाता है, छात्र सुनते हैं। हाँ, ये विकल्प बच्चों को एक निष्क्रिय श्रोता बना देते हैं, जैसे वे खाली बर्तन हो और शिक्षक का काम उनमें ज्ञान भरना हो। ये पूरी तरह से पुरानी सोच है। इसे बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। CTET शिक्षार्थी केंद्रित यानी लर्नर सेंटर्ड कक्षाओं की वकालत करता है, जहां बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सवाल पूछते हैं, खोज करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ, शिक्षक वहां एक तानाशाह नहीं, बल्कि एक सूत्रधार या फैसिलिटेटर होता है। अब उन शब्दों के बारे में बात करते हैं जो बच्चों के मनोविज्ञान पर सीधा और गहरा असर डालते हैं। 7वां ट्रैप वर्ड समूह है बच्चों पर लेबल लगाना, जैसे किसी बच्चे को कमजोर बच्चा कहना या धीमी गति से सीखने वाला। ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ये तो किसी बच्चे पर ठप्पा लगा देने जैसा है, उसकी पूरी शख्सियत पर हमला करने जैसा। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, हमला। ये लेबल बच्चों के आत्मसम्मान को इतनी गहरी ठेस पहुंचाते हैं कि वो सच में वैसा ही मानने और व्यवहार करने लगते हैं। एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हाँ, एक स्वतःपूर्ण भविष्यवाणी बन जाती है। CTET का मानना है कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, बस उनकी गति और तरीका अलग हो सकता है। इसलिए ऐसी भाषा जो किसी बच्चे पर नकारात्मक ठप्पा लगाती है, वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और मूल्यांकन से जुड़ा एक और जाल है, अंक या ग्रेड को प्रेरणा के रूप में देखना। यानी बच्चों को ये कहना कि अच्छे नंबर लाओगे तो इनाम मिलेगा। इसमें क्या समस्या है? ये तो हर जगह होता है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो प्रेरणा की प्रकृति है। अगर प्रेरणा केवल बाहरी चीजों जैसे अंक, ग्रेड या इनाम से जुड़ी है तो वो एक जाल है। हाँ, वो एक जाल है। इसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ग्रेड कुछ समय के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन वे सीखने के प्रति प्रेम या जिज्ञासा पैदा नहीं करते। और जैसे ही ग्रेड का दबाव हटता है, सीखने की इच्छा भी खत्म हो सकती है। बिल्कुल। CTET आंतरिक प्रेरणा मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन का समर्थन करता है, जो बच्चे के अंदर से आती है। सीखने की खुशी के लिए सीखना, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सीखना। ठीक है, ये तो हुई पढ़ाने के तरीकों की बात। लेकिन कुछ जाल ऐसे भी हैं जो हमारे सामाजिक पूर्वाग्रहों से आते हैं, जैसे कि लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हाँ, और ये बहुत आम जाल है।
जैसे विकल्पों में ये कहना कि लड़के गणित में बेहतर होते हैं या लड़कियां सजावट के कामों में अच्छी होती है, और ये बातें इतनी ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि लोग इन्हें सच मानने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये वाक्य वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि समाज द्वारा बनाए गए पूर्वाग्रह हैं। सीटेट लैंगिक समानता को बहुत गंभीरता से लेता है और किसी भी तरह की लैंगिक रूढ़िवादिता को पूरी तरह से खारिज करता है। मतलब एक शिक्षक के तौर पर ये मानना जरूरी है कि क्षमता लिंग पर नहीं, अवसर और रुचि पर निर्भर करती है। एकदम सही। यह एकदम स्पष्ट है। अच्छा, हमारी सामग्री में कुछ मनोविज्ञान विशिष्ट जालों का भी जिक्र है। ये तो बड़े मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं, जैसे वाइगोत्स्की, रचनावाद। इनके सिद्धांतों में ये जाल कैसे काम करते हैं? हाँ, ये थोड़े तकनीकी हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर सवाल वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, तो बिना किसी सहारे के स्वतंत्र रूप से सीखना एक ट्रैप विकल्प होगा। क्योंकि वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत ही सहयोग पर आधारित है। हाँ, सहयोग और स्कैफोल्डिंग, यानी बड़ों या साथियों द्वारा दिए जाने वाले सहारे पर। और रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में? रचनावाद का मूल सिद्धांत है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, वे निष्क्रिय होकर उसे ग्रहण नहीं करते। इसलिए रचनावाद के संदर्भ में निष्क्रिय होकर सुनना एक जाल है, या शिक्षक के व्याख्याओं को ज्यों का त्यों याद करना। बिल्कुल। और अगर बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद की बात करें, तो अत्यधिक सजा देना एक ट्रैप वर्ड होगा। हालांकि व्यवहारवाद में दंड की बात है, लेकिन अत्यधिक शब्द उसे एक नकारात्मक विकल्प बना देता है। तो अब तक हमने क्या नहीं करना है, इसकी एक लंबी लिस्ट बना ली है। ये सारे रेड जोन वाले शब्द हैं, लेकिन क्या कोई ग्रीन जोन भी है? कुछ ऐसे शब्द जो हमें सही जवाब की तरफ इशारा करें? बिल्कुल। इन्हें हम CTET सुरक्षित शब्द कह सकते हैं। ये सकारात्मक कीवर्ड हैं। जब भी विकल्पों में आपको ये शब्द दिखें, तो सही उत्तर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये कौन से शब्द हैं? मैं जानना चाहूंगी। ये शब्द हैं सुविधा देना, फैसिलिटेट, प्रोत्साहित करना, एनकरेज, सहयोग देना, सपोर्ट, सहारा देना, स्काफोल्ड, समावेशी, इंक्लूसिव, लचीला फ्लेक्सिबल और बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। खोजबीन, चर्चा, सक्रिय भागीदारी, ये भी इसी में आएंगे। हाँ, ये सभी शब्द भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये सभी शब्द उस प्रगतिशील और सकारात्मक शिक्षा दर्शन को दर्शाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दिखाते हैं कि शिक्षक एक मददगार की भूमिका में है, ना कि एक नियंत्रक की। एकदम सही। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो, तो उम्मीदवारों के लिए वो सुनहरा नियम या गोल्डन रूल क्या होगा? सुनहरा नियम बहुत सीधा है। परीक्षा में कोई भी विकल्प पढ़ते समय खुद से पूछिए, क्या ये विकल्प बच्चे को सशक्त बना रहा है या उसे नियंत्रित कर रहा है? अगर वो विकल्प आपको सख्त, कठोर, निरपेक्ष या सत्तावादी लगे, तो उसे तुरंत हटा दें। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को पंख देना है, उन्हें पिंजरे में रखना नहीं। जो भी विकल्प इस दर्शन के खिलाफ जाता है, वो लगभग हमेशा गलत होता है। हमेशा। तो आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, ये सिर्फ कुछ शब्द याद करने का खेल नहीं है। ये बाल केंद्रित शिक्षा के पूरे दर्शन को, उसकी आत्मा को समझने के बारे में है। बिल्कुल, ये एक पूरा नजरिया है, एक सोच है कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। ये शब्दों की सूची से कहीं ज्यादा है, ये एक माइंडसेट अपनाने के बारे में है। मुख्य बात यही है कि परीक्षा में विकल्पों को केवल जानकारी के एक टुकड़े के तौर पर नहीं, बल्कि एक शिक्षक के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि एक अच्छा, संवेदनशील और प्रगतिशील शिक्षक अपनी कक्षा में क्या करेगा या क्या सोचेगा। हाँ, और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। सोचिए, इन ट्रैप वर्ड्स और सुरक्षित शब्दों की समझ केवल एक परीक्षा पास करने में ही कैसे मदद नहीं करती, बल्कि वास्तविक कक्षा में एक बेहतर शिक्षक बनने की सोच को कैसे आकार दे सकती है। यह ज्ञान परीक्षा हॉल के बाहर असल दुनिया में शिक्षण और सीखने की पूरी प्रक्रिया को देखने का आपका नजरिया कैसे बदल सकता है।